स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, हम लोग को समझना, और क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, समझिए इस चीज को। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन होना। ठीक है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन होना या रिएक्टेंट का इंटरचेंज होना, किसमें? प्रोडक्ट में। इसे क्या कहेंगे हम? केमिकल रिएक्शंस, यानी कहेंगे इसको द इंटर कन्वर्जन ऑफ किसका? रिएक्टेंट का इनटू प्रोडक्ट is called chemical reaction। शॉर्टकट में CR लिख सकते हैं। तो हम यहां देख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या बताना चाहें? रिएक्टेंट का कन्वर्जन किसमें? प्रोडक्ट में। यहां पे ऑल्डर बॉन्ड टूटेंगे और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन प्रोडक्ट में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ क्या है कि इनके केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आएगा। किसके? रिएक्टेंट के। कब? जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी इनका केमिकल कंपोजिशन दोनों में फर्क होगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस। जैसे हम यहां अप्लाई करेंगे हीट या फिर आप बर्निंग करेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप समझिए इस चीज को। मैग्नीशियम लिखे, ऑक्सीजन गैस लिखे, आप वहां पे हीट प्रोवाइड किए यानी बर्न किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब इस चीज को आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिएक्टेंट है हमारा, ठीक है, और ये प्रोडक्ट है। तो समझ लेते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है। द केमिकल सब्सटेंस व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये दोनों केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। और जो सब्सटेंस, वह केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन में बनेगा, वो क्या है? प्रोडक्ट है। दिस केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट का कन्वर्जन किसमें? प्रोडक्ट में। अब क्या चीज है कि हम इस रिएक्टेंट को, इस प्रोडक्ट को सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? Mg सिंबल है। ऑक्सीजन गैस के लिए O2, यहाँ पे हीट है तो हीट का साइन देंगे। यहाँ क्या बन जाएगा? MgO। क्या बन गया? MgO। देखिए, यहाँ पे सिंबल के जरिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इसको। तो जब सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे तो जो फॉर्म मिलेगा केमिकल रिएक्शंस का, इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो व्हेन द केमिकल रिएक्शन is represented by their suitable symbol of reactants and their products, this form of chemical reaction is called chemical equation। okay, तो स्टूडेंट हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, हमारे पास ये क्वेश्चन आया कि हमें आखिर जरूरत क्यों पड़ा कि केमिकल रिएक्शंस में केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशन में चेंज करें। आप सिंपली सोचो ना कि यदि आप जो चीज़ वर्ड में लिख रहे हो उसको सिंबल के जरिए लिखोगे तो आसान हो जाएगा। वही थोड़ी देर पहले जो हम लिखे, यहाँ पे मैग्नीशियम लिखे पहले, फिर क्या लिखे? ऑक्सीजन गैस लिखे। एक तरह का लैंग्वेज वे में जा रहा है ना। और फिर ये क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको सुटेबल सिंबल के जरिए हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि ये हमारे लिए आसान हो जाएगा।
तो हम यहाँ Mg लिखे, यहाँ O2 लिखे, यहाँ पे हीट लिखना है हमें, तो हम हीट का सिंबल दे दिए और हम यहाँ क्या कर दिए MgO। एक चीज और, यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हैं, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ की जानकारी हमें यहाँ नहीं पता चल पा रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए, यानी इस चीज का सॉल्यूशन के लिए इस फॉर्म को अप्लाई किया गया। और जैसे ही हम केमिकल इक्वेशन यहाँ लिखना स्टार्ट किए, फिर हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गया। क्या? जितना रिएक्टेंट ले रहे हैं क्या उतना प्रोडक्ट है? ठीक है, तो उसके लिए एटॉमिक मास का हेल्प लिया जाने लगा। ठीक है, किसका? एटॉमिक मास का। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है? आप कहेंगे 24। ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन है, 2 × 16 कितना आ गया? 32, यहाँ पे 24। आप ऐड करो इसको तो 56 आ गया। आप यहाँ यूनिट लिखो फिलहाल। अब इसमें ध्यान से देखो, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया। मैग्नीशियम को कितना है? 24, ऑक्सीजन के लिए आप 60, कितना आ गया? 40। आप यहाँ यूनिट लिखो देखो तो क्या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है? तो आंसर आएगा नहीं। तो अब जो है हम जैसे ही केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशन में चेंज किए तो एक प्रॉब्लम आ गया। क्या? ये प्रॉब्लम सारे इक्वेशन में नहीं आया, सेलेक्टेड इक्वेशन में मिले, कुछ इक्वेशन में मिले। तो इस जगह पे क्या देखने को मिला कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जितना है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेंगे उतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, यही ना। तो उसी की बेसिस पे यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। तो फिर एक नया चीज आ गया हमारे पास, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ फिर क्वेश्चन आता है, व्हाई वी नीड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन तो टू प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि यही कहा गया है जितना रिएक्टेंट लेंगे उतना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए वो, यानी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यही ना। तो कैसे कैसे इक्वल करेंगे? तो बैलेंस करके ही करेंगे ना। अभी देखते हैं बैलेंस कैसे करते हैं हम लोग। साथ ही साथ एक चीज, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, सो वी नीड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कोशिश करेंगे कि बैलेंस करें। क्या कोशिश करेंगे? यहाँ पे यहाँ देखने से लग रहा है मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो जब भी हो ऐसा तो कोशिश करेंगे आप पहले मेटल बैलेंस करें, उसके बाद नॉन मेटल बैलेंस करें, उसके बाद कोशिश करेंगे कि आप ऑक्सीजन बैलेंस करें, तो लास्टली हाइड्रोजन बैलेंस करें। ठीक है, तो हमारे पास जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सर ऑक्सीजन नॉन मेटल ये सब को लेकर के। आप परेशान ना हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है, इसलिए हम वहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग किए। बाकी नॉन मेटल के इशू में आपको इशू नहीं लेना है, देखना है मेटल पहले बैलेंस करेंगे उसके बाद नॉन मेटल बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल में क्या क्या हो सकता है? हाइड्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ये सब लेंगे, सल्फर हो सकता है, ये सब लेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए पहले मेटल है, हाँ है, क्या मेटल बैलेंस है दोनों साइड? यहाँ पे भी मैग्नीशियम का एक एटम है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम का एक एटम है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन का देखिए कितना 2 है, यहाँ ऑक्सीजन का कितना है? 1 है। तो लग रहा है ना ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे दूसरा नॉन मेटल कोई नहीं है, तो हम यहाँ पे मेटल लेंगे, नॉन मेटल छोड़ेंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो नो इश्यू। तो ऑक्सीजन 1 है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीजन 2 है। एक काम करते हैं ना, क्योंकि मेटल जब बैलेंस है यहाँ पे तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 कर देते हैं। और ऐसा करने से मैग्नीशियम को कितने एटम हो गए? 2 हो गए। यहाँ मैग्नीशियम को कितना है? 1 है, तो काम करते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बैलेंस हो गया। अब ये बैलेंस हो गया तो देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉलो होता है कि नहीं, ध्यान से देख लेते हैं ना। टू इंटू 24 प्लस 2 इंटू 16 कितना हो गया? 48, 32 कितना आ गया? 80। आप यहाँ पे यूनिट लिखोगे फिलहाल, ग्राम भी लिख सकते हो ना इशू। 2 मैग्नीशियम का कितना होगा? 24, ऑक्सीजन में कितना है? 16 है। 2 इंटू 40 कितने आ गए? 80 यूनिट, एंड 80 यूनिट आ गया। देखिए दोनों तरफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का भी फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे बारी बारी से इन सारी चीजों को समझे हम लोग। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब
ये बेसिकली है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है मैग्नीशियम रिबन के बेसिस पे, है ना। हम मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन। ये मैग्नीशियम रिबन रैप्ड होता है इस तरीके से, ठीक है। आप हल्का सा हिस्सा से तोड़ लें, मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल है, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपने ऊपर ऑक्साइड का लेयर बनाएगा। किसका लेयर? ऑक्साइड का लेयर। साथ ही साथ CO2 और वाटर वेपर यहाँ पे है, तो इस कारण से यहाँ पे कार्बोनेट का भी लेयर होगा। तो ऑल ओवर आप क्या देखेंगे, यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड है, ये कार्बोनेट भी है, तो यानी दो तरह के लेयर आ रहे हैं यहाँ पे। इसलिए क्या कहा जाता है, बेसिक मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट लेयर। बात क्लियर है ना। इसके ऊपर जो है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर होता है। यह जलने से रेसिस्ट करेगा, रोकेगा। तो सैंड पेपर समझते हो आप, जो रस्टिंग को हटाने में भी हेल्प होता है। तो सैंड पेपर ले लोगे आप। सैंड पेपर का यूज क्या है, ये वॉश करेगा, मेटल के ऊपर के लेयर को वॉश करेगा, ठीक है। जैसे वॉश करेगा तो ऑक्साइड का लेयर हट जाएगा। आप इसको आप जलती हुई फ्लेम के पास ले जाओ, यानी कैंडल है यहाँ पे, ये कैंडल है, फ्लेम है यहाँ पे आ रहा है। अब इस मैग्नीशियम के रिबन को ले जाओ। जैसे जो मैग्नीशियम के रिबन को हम साफ किए हैं सैंड पेपर से, उसको ले जाएंगे तो डैजलिंग फ्लेम के साथ क्या करेगा, जलेगा। बड़ा व्हाइट लाइट, मतलब ये कहा जा सकता है ऐसी रोशनी आएगी कि आंखों को पूरी तरह से थोड़ी देर के लिए झिलमिल कर देगा वो, ठीक है। यानी ये व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ जलेगा, बहुत ही व्हाइट लाइट वहां पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसी केमिकल रिएक्शंस के विषय में हम लोग बात कर रहे थे। वही कि मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं हम, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसको इग्नाइट किया जाएगा, जलाया जाएगा। तो बर्निंग करेंगे आप। बर्निंग यानी आपको हीट देना है कुल मिलाकर के। कि क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस करके लिखेंगे हम, 2 ऑक्सीजन है तो 1 है, यहाँ 2 से कर दो, मैग्नीशियम 2 आ गए 2 कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। अब कैसे जानोगे कहीं पे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। आखिर आप पहचान कैसे करोगे कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन कहीं पे हो रहा है, कैसे मानेंगे हम, ठीक है। आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, तो नंबर 1 आप देखोगे स्टेट चेंज होना, यानी चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, जैसे अब आइस लो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर पे, थोड़ा सा ज्यादा 0 डिग्री पे, 0 से थोड़ा ज्यादा पे आइस में मेल्ट करने लगता है, तो स्टेट चेंजिंग हुआ, मतलब चेंज इन स्टेट हुआ, यानी वहां केमिकल क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। नंबर 2 चेंज इन कलर। यदि कलर में चेंजिंग आया, ठीक है, कलर में क्या आया, चेंजिंग आया, तो भी आप कहोगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जस्ट सोचो ना, आप कोई नया कपड़ा खरीद रखे, उस पे आप वॉशिंग पाउडर या फिर ये कह सकते हैं हम लोग कि कोई सोप से हम लगातार घिसें, तो कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, उनके कलर में फेडिंग आ जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसमें भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। थर्ड देख सकते हो आप, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या करो, एक आप बर्तन ले लो, उसमें चूना डालो, सूखा हुआ चूना, उसको क्विक लाइम बोल रहे हो आप। जैसे उसको उसमें डालोगे तो बबल्स आने लगेंगे, वो खौलने लगेगा वाटर। अब यहाँ तक ये देखोगे, जो जिस बर्तन में आप लिए हो ना, उसमें हीट अपने आप राइज होने लगेगा, यानी वहां पे चेंज इन टेम्परेचर आया। फोर्थ की बात करेंगे हम, तो फोर्थ में हमारे पास आ रहा है फोर्थ में आ रहा है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस। यदि कहीं भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है
तो वहाँ से गैस इवॉल्व होगा। वही जिंक ग्रेन्यूल्स ले लो, HCl में डाल दो, आप देखोगे कि वहाँ से गैस क्या हो रहा है, बबल हो रहा है, ठीक है, गैस इवॉल्व हो रहा है वहाँ पे। फिफ्थ में आप देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कैसे पता करेंगे? BaCl2 ले लेना है, Na2SO4 ले लेना है, दोनों को मिला देना है। यानी बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से आप मिलाओगे, देखोगे व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब चीजें इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे हो रहा है, और हम इन सभी चीजों से रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक हो गए स्टूडेंट्स। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम चेंज इन स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, चेंज इन स्टेट की बात करते हैं। हमारे पास आइस है H2O, हम यहाँ पे S लिखें, पता है ये S क्या डिनोट कर रहा है? स्टेट को। किसको? स्टेट को। वाटर है बट सॉलिड फेज में है। यहाँ पे हिट दिया जाए, हल्का हिट देंगे हम, नॉर्मली फ्रिज से बाहर भी निकाल देते, एटमॉस्फेयर का इतना टेम्परेचर है ही कि उतना ही टेम्परेचर में वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? H2O लिक्विड। देखिए हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं। यदि कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है तो आप उसको ब्रैकेट में छोटा सा S लिखोगे। यदि कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है तो ब्रैकेट में बगल में आप L लिखोगे। गैसेस सब्सटेंस में है तो आप G लिखोगे। इस तरीके से वाटर है तो यहाँ पे एक लिखोगे, यानी वाटर में सॉल्यूशन है, मतलब वाटर, सॉरी इस लाइन को थोड़ा कट करना है। कोई भी चीज वाटर में डिसॉल्व है या डाइल्यूटेड है, ठीक है, यदि कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूटेड है, तो फिर वहां पे एक DIL ऐसे यूज किया जाता है, डाइल्यूटेड लिखा जाता है वहां पर। आप एक चीज देख सकते हो कि कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मान लो सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? सॉल्ट में वाटर मिला हुआ है, तो आप सॉल्ट लिख करके बगल में यहाँ पे एक्वस लिख सकते हो। ये सब चीजें हैं। कुछ साइन और है हमारे पास, क्योंकि ये सब साइन हमें हेल्प करेंगे। यदि गैस का फॉर्मेशन कहीं पे हो रहा है, गैस का फॉर्मेशन या गैस इवॉल्व कर रहा है वहां से उस मीडियम से, तो एरो अप की ओर जाता है, यानी अपवर्ड एरो हम दिखाते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। एरो कैसे दिखाते हैं? अपवर्ड दिखाते हैं। यदि किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो एरो डाउनवर्ड आता है। एरो किधर आता है? डाउनवर्ड आता है। तो ये सब चीजें हम लोग को वहां पे ख्याल रखना है, ये सब चीजें हमें देखने को मिलेंगी अक्सर। यदि आप हीट दे रहे हैं उस सिस्टम में, हीट एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है, देखिए ट्रायंगल का साइन है, इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डेल्टा, ठीक है, डेल्टा। तो इस तरीके से हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो चुका है। देखिए अब H2O यदि लिक्विड है, आप फिर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो स्टीम बन जाएगा। ये कौन सा फेज में है? गैसेस फेज में। ये लिक्विड है और ये गैस है, ये सॉलिड है और ये क्या है? लिक्विड है। यदि स्टेट चेंजेस हो रहा है यहाँ पे तो हम क्या कहेंगे? चेंज इन स्टेट हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहां पे। दूसरा, चेंज इन कलर। यदि चेंज इन कलर की बेसिस पे बात करें तो देखिए ध्यान से, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट एक सॉल्ट है। आप इसको पर्टिकुलरली हीट करें, सिर्फ हीट करें तो यहां पे लेड ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? लेड ऑक्साइड। और इसका कलर जो होगा येलो होगा, येलो कलर का। साथ ही साथ NO3 है। यदि कोई भी एक चीज और याद रखना है कि सॉल्ट है, कहीं पे भी CO3 हो, SO3 हो, NO3 हो, तो आप देखेंगे कि CO3 है कहीं पे तो उम्मीद कीजिएगा थोड़ा सा
वहां पे एक प्रोबेबिलिटी होती है कि CO2 गैस इवॉल्व हो सकता है। NO3 है तो ये प्रोबेबिलिटी होती है कि वहां से NO2 गैस निकलेगा। SO4 है तो ये प्रोबेबिलिटी वहां पे होती है कि SO3 भी निकल सकता है, SO2 भी निकल सकता है, दोनों निकल सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं। और यदि सिर्फ SO3 है, ये पॉसिबिलिटी है, तो SO2 भी इवॉल्व हो सकता है। ये सब हिट के केस में आएगा, है ना, हिट के केस में आप देखेंगे। तो यहां देखने को क्या लग रहा है, NO3 है तो यहां से NO2 गैस इवॉल्व हो रहा है, और साथ ही साथ देखा जाता है O2 गैस भी यहां से इवॉल्व होता है। ये भी गैस स्टेट में है, ये भी गैस स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है और ये भी सॉलिड स्टेट में। स्टूडेंट्स एक चीज और, सिंबल के बेसिस पे हम बात करें तो देखो आप ऐसे NO2 गैस वहां से इवॉल्व हो रहा है, यहां से O2 गैस इवॉल्व हो रहा है। ये NO2 जो गैस है ये ब्राउन फ्यूम, इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन फ्यूम। फ्यूम का मतलब धुआं, ब्राउन फ्यूम के फॉर्म में वहां से इवॉल्व होगा। और ये O2 हमें थोड़ी ना दिखता, ये कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस है ये, ClO कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस। इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे लेड नाइट्रेट सॉल्ट है, ये व्हाइट कलर का होता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाइट से किस में चेंज हो गया, बोलो येलो में, किसमें, येलो में। ठीक है, आगे बढ़ते, चेंजिंग कलर की बात हो गई है। थर्ड आ रहा है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस। यदि आप इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करते हैं तो देखिए, जिंक का प्लेट ले लीजिए, जिंक का प्लेट को छोटे टुकड़ा में बांट लीजिए, वो ग्रैनुअल्स उसको बोलेंगे हम। एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है, किताब में देख सकते हैं एक्टिविटी वहां पे दिया गया है, इसमें इस तरह का एक कॉनिकल फ्लास्क बनाया हुआ है। आप यहाँ पे दो तरह का एसिड चूज कर सकते हैं, या HCl ले सकते हैं या H2SO4 ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, छोटे छोटा ग्रैनुअल्स लेना है जिंक का, यानी छोटा छोटा टुकड़ा लेना है जिंक का। अब आप इसको क्या करो, इसमें पुट कर दो। आप जैसे पुट करोगे ना तो आपको एहसास होगा यहाँ से कि गैस इवॉल्व हो रहा है। ये जिंक का ही क्या है, ग्रैनुअल्स है। तो जिंक ले रखे हैं और यहाँ पे हम HCl ले लिए। ये तो एसिड है, ये क्या है, एसिड है। ठीक है, और ये एक्वस होगा। एक्वस कहने का क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स, इसमें वाटर जो है वो मिक्स है और ये सॉलिड है। ठीक है, तो जब ये मिक्स होगा, आपस में रिएक्ट होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे ZnCl2 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या इवॉल्व करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। इसलिए एरो किधर है, अब की ओर एरो है। ठीक है, ये ZnCl2 बनाएगा। बैलेंस की बात करेंगे, 2 लेना आप, देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, एक जिंक, इस तरीके से। तो ये जिंक क्लोराइड है और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो आप देख सकते हो बड़ा इंटरेस्टिंग वे में स्टूडेंट्स कि ये जिंक है, ये HCl है, ये मिला दिए आप। एक्वस क्यों कहा गया यहाँ पे, तो एसिड में यहाँ पे पानी मिलाया गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन फिर आता है, आप एसिड को वाटर में मिलाते हो, वाटर को एसिड में मिलाते हो, एक क्वेश्चन अलग बनता है, बात करते हैं इस पर हम लोग। ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए ये भी टॉपिक आ गया। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, आप क्या करेंगे, सोडियम सल्फेट लेंगे, सॉल्यूशन नहीं है, और साथ ही बेरियम क्लोराइड लेंगे। तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग देखेंगे। यहाँ ब्रेक होता है Na+ में और SO4 2- में। देखिए ये कटायन है और ये अनायन है, ये सोडियम आयन है, सल्फेट आयन है, ये बेरियम 2+ है और क्लोरीन माइनस है। देखिए यहाँ पे एक्सचेंज होगा ना, तो यहाँ बनता है NaCl
और साथ में बनता है BaSO4। देखिए ये जो बना है ना, प्रेसिपिटेट बना है, आप क्या देखेंगे जब टेस्ट ट्यूब में लेंगे, टेस्ट ट्यूब में दोनों सॉल्यूशन को लेंगे, पहले आप ले लिए किसको, BaCl2 को ले लिए, ऊपर से अब क्या करेंगे, इसमें Na2SO4 मिलाएंगे। जैसे मिलाएंगे तो यहाँ पे कहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होने लगेगा, अपने आप देखोगे। ये प्रेसिपिटेट जो होता है इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, और इसका कलर जो होता है वो व्हाइट होता है। यहाँ पे ये दिखेगा, यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। ये कैसा प्रेसिपिटेट होगा, व्हाइट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया, यानी ये भी एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पहचानेंगे हम। आखिरी बच गया चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या देखेंगे स्टूडेंट्स इसमें, चेंज इन टेम्परेचर में आप क्विक लाइम लो, सूखा चूना, क्विक लाइम, इसको वाटर में मिलाओ। जैसे मिलाओगे ना, तो जिस बर्तन में आप ले रखे हो, जैसे आप मान लो एक प्लास्टिक का बर्तन ले रखे हैं, इसमें पानी है, अब यहाँ पे क्विक लाइम डाल दीजिए इसको। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, आप टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं, पानी ले लीजिए, हल्का सा उसमें चूना डाल दीजिए, यानी क्विक लाइम डाल दीजिए। तो आपको वहां पे एहसास होगा क्या, कि यहाँ पे कुछ बबल्स आ रहे हैं। बबल्स के साथ साथ आपको ये चेंज इन हीट, चेंज इन टेम्परेचर समझ में आएगा। यहाँ पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसको बोल सकते हैं स्लेक लाइम, ठीक है। और यहाँ से हीट एनर्जी रिलीज होगा, यानी हीट यहाँ से इवॉल्व होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर वहां से समझ में आएगा। तो इन सारी चीजों के बेसिस पे, इन सारे केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग ये समझ पाएंगे कि कहाँ पे हम लोग कैसे केमिकल रिएक्शन को पहचानेंगे, ठीक है। तो इतने सारे हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। हाय स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम। आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखिए different types of chemical reaction। बेसिकली हम समझेंगे बारी बारी से। मेनली बात करें तो 4 लेंगे। फर्स्ट होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इन्हीं के बीच में आ जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और साथ ही साथ हम देखेंगे ऑक्सीडेशन पढ़ना है हम लोगों को, रिडक्शन रिएक्शन भी पढ़ना है, और इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स, यानी रेडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। इतने सारे टॉपिक हम लोग को कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखते स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट तो आप समझ ही गए, वे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। प्रोडक्ट वे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस के बाद बनेंगे, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, बनेगा, फिर वहां पे प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेगा। ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहना चाहता है, आप 2 और मोर रिएक्टेंट्स लें तो सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट।
when two or more reactants combined together to form single product, to form single product. यहां पे सिंगल प्रोडक्ट बनेगा. This type of chemical reaction is called combination reaction. When two or more reactants combine together to form single product, then this chemical reaction is called, then this is called combination reaction. Combination reaction. देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. दो मिलेगा ना, थोड़ी देर तो पहले लिए कैल्शियम ऑक्साइड है ये. आप क्या करोगे, इसमें वाटर मिलाओगे, क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. आपको इसमें हीट देने की आवश्यकता नहीं है, यहां से हीट निकलेगा. थोड़ी देर पहले बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डुबोएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहां से हीट एनर्जी इवॉल्व होगा, हीट एनर्जी यहां से रिलीज होगा, निकलेगा यहां से, है ना. आप देख सकते हो, बर्तन ले लो आप, उसमें पानी भर लो, आप यहाँ पे क्विक लाइन मिला दो. ये क्विक लाइन है, क्विक लाइन. और ये क्या है, स्लेक लाइन. तो क्विक लाइन में जब वाटर का एडिशन होता है तो स्लेक लाइन बनता है, हीट एनर्जी रिलीज होता है. क्वेश्चन ऐसे भी होता है. अब वाटर को ऐड करते हैं क्विक लाइन में तो क्या होता है, वही स्लेक लाइन बनता है. क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को आप मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है. साथ ही साथ यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होता है. तो एक लाइन हम लोग को यहाँ ध्यान रखना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वैसा केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे. कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक. तो ये कॉम्बिनेशन का भी एग्जांपल हो रहा है और साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल हो रहा है. ठीक है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, याद रखिएगा. एक्सोथर्मिक का मतलब होता है, एक्सो मतलब इमिट करना, एनर्जी रिलीज करना. ठीक है, एक्सोथर्मिक, थर्म का मतलब हीट का रिलीज होना, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का कुछ और मतलब है कि दो रिएक्टेंट्स मिलेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. कुछ और भी केमिकल रिएक्शंस अभी देखेंगे हम जहां पे हीट एनर्जी रिलीज नहीं होता है. ठीक है, देखिए यदि हम यहां पे ले H2 प्लस O2, आपको यहां हीट प्रोवाइड करना होगा, क्या बन जाएगा, H2O, वाटर. ठीक है ना. तो देखिए, तो दो रिएक्टेंट जो है मिले, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ. बात समझ में आ रही है. तो ये कैसा रिएक्शंस है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. कैसा रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन. एक और रिएक्शंस देखते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम रिबन का जलना. ये मैग्नीशियम का रिबन है, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, यहाँ पर आप हीट करोगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. थोड़ी देर पहले हम बताए कि हम यहाँ हीट दे रहे हैं, यहाँ पे हीट दे रहे हैं और साथ ही साथ हमें यहाँ डैजलिंग फ्लेम मिलता है. क्या मिलता है स्टूडेंट्स, डैजलिंग फ्लेम मिलता है, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम. आप ऐसे सोच सकते हो, कोई भी चीज में आप खर्च कर रहे हो, मान लो 20 रुपए आप खर्च किए, लेकिन वहां से आपकी इनकम जनरेट हो गई 100 RS. ऑल ओवर आपको बेनिफिट हुआ है, लॉस हुआ है. तो आप आंसर करेंगे सर 20 रुपए लगाए हैं, 100 रुपए मिल गया, मतलब 80 का बेनिफिट हुआ है. तो वैसे ही कुछ यहाँ पर है कि इस केमिकल रिएक्शंस में हम एनर्जी तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उससे ज्यादा एनर्जी व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के फॉर्म में यहाँ से इवॉल्व हो रहा है. बात क्लियर हुई. तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्या बोलेंगे आप, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसको ध्यान रखेंगे. तो क्वेश्चन आप आंसर क्या करोगे, यस दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस
क्यों? क्योंकि हम जितना हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उससे ज्यादा एनर्जी लूज हो रहा है, वहां से रिलीज हो रहा है वहां से। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। आप यहां लेंगे सिंगल रिएक्टेंट ओनली वन, और प्रोडक्ट आपको टू और मोर सिंपलर फॉर्म में मिलेगा। यानी यहां पे कहेंगे द केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट्स, द केमिकल रिएक्शन in which single reactant converts single reactant is converted into two or more simpler product, two or more simpler products. This type of chemical reaction is called chemical reaction is called, क्या कहेंगे इसको? Decomposition reaction. इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट सब। इसका मतलब समझ में आ गया, ये जस्ट रिवर्स है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा मिलकर सिंगल बना रहे थे, यहाँ पे उल्टा है कि एक सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करेगा। देखिए नंबर वन जो है हम ले रहे हैं यहाँ पे CaCO3। आप इसको हिट करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 गैस यहाँ से इवॉल्व होगा। ये सॉलिड है, सॉलिड रखो, ये भी सॉलिड है भाई। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ मिलेगा? एक है ना, एक का जो अपर वाइट सेल होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ग्रेनाइट कैल्शियम कार्बोनेट, चॉक कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। इनको आप हिट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। तो देखो आप, सिंगल रिएक्टेंट डिवर्ट हो गया किसमें? सिंगल रिएक्टेंट डिवर्ट हो गया किसमें? टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। बट यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस देखेंगे, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो लाइट के भी प्रेजेंस में होता है, हीट के भी प्रेजेंस में होता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी के भी प्रेजेंस में होता है। तो इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट डे बात करेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।